आज के दिन में हम एक बहुत अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है, इसके अंदर भी छोटी-छोटी 3 स्टोरीज़ हैं। वो स्टोरीज़ कैसी हैं, किसने इनको लिखा है और किस तरीके से हमने इसको प्रिपेयर करना है, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। स्लाइड शो पे चलते हैं जी। द गुलिस्तान ऑफ सादी। This is the eighth one short story included in your book one, The Flower Garden. English translation हो सकती है किसकी? गुलिस्तान ऑफ सादी की। is a landmark of Persian literature. ये एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, ये पर्शियन लिटरेचर है, क्योंकि ये कंपोज करने वाले शेख सादी एक पर्शियन राइटर है। और इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कौन है। Abu Muhammad Muslihuddin is better known by his pen name Sadi, also known as Sadi of Shiraz. चूंकि ये ईरान के इलाके शिराज के रहने वाले थे, इस वजह से इनको सादी या सादी ऑफ शिराज के नाम से दुनिया जानती है। और नेम से ही आपको क्लियर हो गया कि ये एक मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर है। इन्होंने मुस्लिम वैल्यूज को अपनी स्टोरीज, अपनी पोइम्स के अंदर प्रेजेंट किया है। ये जो है वो बाय रिलीजन मुस्लिम स्कॉलर है और अपनी मुस्लिम वैल्यूज को पूरी दुनिया के अंदर अपनी पोइट्री और अपनी राइटिंग के जरिए स्प्रेड किया इन्होंने। इनकी लैंग्वेज पर्शियन थी, लेकिन बाद में इनकी कंपोज की गई जो बुक्स है उनको अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि इनके आइडियाज इतने यूनिक और इस कदर यूनिवर्सल थे कि हर एक नेशन या हर एक इरा एज में वो इक्वली इम्पोर्टेंस पॉपुलैरिटी रखने वाले और एप्लीकेबल आइडियाज थे। बर्थ है जी हमारे इस राइटर की 1210 और डेथ है जी 1291। शिराज ईरान के इलाके के ये एक मुस्लिम स्कॉलर है। पर्शियन पोइट थे जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स इन क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर। पर्शियन लिटरेचर जितना भी है उनमें जो सादी ऑफ शिराज का नेम है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। He is recognized for the quality of his writings and for the depth of his social and moral thoughts. उन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर सोशल और मॉरल वैल्यूज को प्रमोट किया। इस वजह से और उनकी स्पेशलिटी राइटिंग की क्या थी? He required the quality of writing. क्वालिटी ऑफ राइटिंग कैसे थी कि वो बड़ा शॉर्ट लिखते थे। आई मीन कम वर्ड्स के अंदर डीप मैसेज कन्वे करने वाला राइटिंग स्टाइल था सादी ऑफ शिराज का। कुछ फेमस कोट्स जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर की है। हैव पेशेंस, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे बिकम इजी। लाइफ के अंदर कोई भी चीज इजी नहीं होती, ये आपकी एफर्ट होती है, आपकी स्ट्रगल होती है जो किसी भी डिफिकल्टी को कंफर्ट में चेंज कर देती है। और इसके लिए एफर्ट के साथ साथ क्या चीज होनी चाहिए? पेशेंस लेवल। हर इंसान को अपना पेशेंस लेवल स्ट्रॉन्ग हाई डेवलप करना चाहिए, ताकि वो क्राइसिस से, डिफिकल्टी से ओवरकम करे और अपनी लाइफ के ट्रैक को इजी और कंफर्टेबल बनाए। तो उसकी कोटेशन के वर्ड्स कम होंगे मगर उनका मैसेज बहुत डीप होगा। अगली कोटेशन मैंने इसलिए यहाँ पे कोट कर दी क्योंकि मैं अभी रिसेंटली आपको एक पोइम पढ़ा के हटी थी टाइम्स, उसके अंदर हम इसी तरह का आइडिया पढ़ रहे थे। द रोज एंड द थॉर्न एंड sorrow and gladness are linked together. ये सारी चीजें जो sorrow है, gladness है, roses है, thorns है, कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। सो इस वजह से इंसान को हमेशा अपनी सेंसेस को कंपोज रखना चाहिए। तो इस तरह की बड़ी ही पिथी, बड़ी ही शॉर्ट ससिंक्ट किस्म की, यानी शॉर्ट वोकैबुलरी के साथ डीप मैसेज और एक लेसन कन्वे करने वाली राइटिंग जो है वो गुलिस्तान ऑफ सादी में प्रोमिनेंट नजर आती है। तो जरा देख लेते हैं कि ये गुलिस्तान ऑफ सादी क्या है। द गुलिस्तान, जिसको पर्शियन या इंग्लिश में हम रोज गार्डन कह सकते हैं, is most influential work of prose written in 1258। 1258 में कंपोज किए जाने वाली ये जो बुक है, जिसको गुलिस्तान ऑफ सादी या रोज गार्डन कह सकते हैं, इसके अंदर क्या है? कलेक्शन ऑफ पोइम्स एंड स्टोरीज। हमें पोइम्स भी मिलती है, स्टोरीज भी मिलती है।
ये जो कंप्लीट गुलिस्तान की बुक है ना, ये 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर एक चैप्टर में नंबर ऑफ स्टोरीज के साथ साथ शॉर्ट पोइम्स भी हैं जो इसको डिकोड करती हैं, जो इसको और ज्यादा रिच बनाती हैं इसके मटेरियल में। ये जो 8 चैप्टर्स थे, शेख सादी ने इन चैप्टर्स का कोई नेम नहीं रखा था, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। लेकिन 1899 में एडवर्ड आर्नल्ड, चूंकि इसका रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट में, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे कोट किया। एडवर्ड आर्नल्ड, जिसका लाइफ स्पैन 1832 से 904 है और बाय नेशनलिटी इंग्लिश था, बाय प्रोफेशन एक पोइट, एक जर्नलिस्ट है, उसने ये जो गुलिस्तान ऑफ सादी बुक के 8 चैप्टर्स थे, इनको नेम्स दिए। फॉर एग्जांपल मैंने वो नेम्स शेयर किए, वैसे इनका कोई ऐसा तो नहीं है, आपका लिंक आ रहा। मैनर्स ऑफ किंग्स है, मॉरल्स ऑफ द ऋषि हो सकता है, एक्सीलेंस ऑफ कंटेंटमेंट है, एडवांटेजेस ऑफ साइलेंस है, लव, यूथ, वीकनेस, ओल्ड एज, इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, रूल्स फॉर कंडक्टिंग लाइफ। तो लाइफ के सोशल मॉरल वैल्यूज पर बेस करने वाली स्टोरीज, पोइम्स के इन चैप्टर्स को ये नेम्स एडवर्ड आर्नल्ड ने 1899 में दिए हैं, जबकि बुक जो है वो कंपोज की गई है 1258 है। जी, इन योर टेक्स्ट देयर आर 3 पैराबल्स। आपकी स्टोरी के अंदर गुलिस्तान ऑफ सादी से 3 पैराबल्स ली गई है। अब ये पैराबल क्या होती है? अ पैराबल इज अ ससिंक्ट डिडैक्टिक स्टोरी इन प्रोज और वर्स। पोइट्री में भी हो सकती है, प्रोज राइटिंग में भी हो सकती है, और ये ससिंक्ट होती है, आई मीन शॉर्ट होती है, ब्रीफ होती है, वर्ड्स कम होते हैं इसमें, डिडैक्टिक होती है, मॉरल मैसेज कन्वे करती है, that illustrates one or more instructive lessons or principles of life। और इन पैराबल्स को पढ़ के इंसान कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई अपने लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करता है, लाइफ के प्रिंसिपल्स को लर्न करता है। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने पढ़ी स्टोरी ह्यूमन स्ट्रेंथ, इसी तरह से आपने पढ़ा हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपने देखा वो सारी पैराबल्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है, लेकिन लाइफ का कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई प्रिंसिपल आप तक वो ट्रांसफर करती है, तो उनको पैराबल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे इस लेसन में जो गुलिस्तान और सादी यानी इस बुक से जो 3 पैराबल्स ली गई है, उनके नेम्स मैंने खुद ही दे दिए हैं, वो स्टोरी को पढ़ के। अ किंग एंड परशू स्लेव की स्टोरी है, जो हम पहले फर्स्ट पैराबल पढ़ेंगे, और सेकंड में जस्टिस ऑफ नौशीरवां, किंग नौशीरवां के हवाले से हमें डिटेल्स मिलेंगी। फिर अ किंग्स इलनेस है, एक किंग की बीमारी का जिक्र है, तो उसके हवाले से हमें मॉरल लेसन्स जो है वो मिलेगा। ये जो 3 पैराबल्स हैं, इन तीनों की डिफरेंट थीम होगी। नॉर्मली तो हम कहते हैं ना कि एक स्टोरी के अंदर एक ही थीम है, तो मतलब एक से ज्यादा थीम है, मगर पूरी स्टोरी की है, यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं, एक एक पैराबल जो है वो डिफरेंट मैसेज, डिफरेंट थीम जो है वो कन्वे करती हुई नजर आती है। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम चलेंगे अपनी टेक्स्ट की तरफ। शेख सादी was a great storyteller। शेख सादी, अभी हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कौन है ये? ग्रेट स्टोरी टेलर है, रिकॉन्टर है, नरेटर है, आई मीन दास्तान गो है, या फिर पैराबल को उर्दू में हकायत कहते हैं, तो हकायत गो भी लगा सकते हैं। शेख सादी एक अजीम हकायत गो थे। ये सेंटेंस अलग है क्योंकि ये वज के साथ है। आगे देखें, ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास मिस है, लेकिन अगर आप उनको ऐड करेंगे तो आपको सेंस और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट नरेशन वाली स्टेटमेंट है। क्या है भला? ही स्पीक्स, वो मुखातिब होते हैं या हम कलाम होते हैं, टू ऑल नेशंस, तमाम अकवाम से, वो तमाम अकवाम से हम कलाम होते हैं, एंड इज परपीचुअली मॉडर्न, परपीचुअली फॉरएवर, और हमेशा ही मॉडर्न, जदीद, और आगे ब्रैकेट में लिखे ख्यालात पेश करते हैं। ठीक है, वैसे तो यार ना हमेशा ही जदीद है, कैसे जदीद है? और हमेशा ही जदीद ख्यालात पेश करते हैं। सैड इमर्सन, इमर्सन ने कहा। अब सैड इमर्सन चूंकि आया था, तो जाहिर है सैड इमर्सन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है तो कोई रिपोर्टेड स्पीच भी होगा, इस वजह से मैंने कहा था कि ही से लेकर
ये जो पीछे वर्ड मॉडर्न आया है यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमास आनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन कैसी होगी? एमर्सन ने कहा वो तमाम अक़वाम से हम कलाम होते हैं और हमेशा ही जदीद ख्यालात पेश करते हैं। He thought of the गुलिस्तान, उसने गुलिस्तान को समझा। एमर्सन जो कि राइटर है, उसने गुलिस्तान को समझा एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अंजीलों में से। उसने गुलिस्तान को दुनिया की अंजीलों में से एक समझा। हालांकि अंजील तो हेवनली बुक है ना, लेकिन गुलिस्तान के आइडियाज इस कदर प्योर और रिफाइन है कि उसे लगा कि ये भी कोई आसमानी किताब है। इसलिए उसने गुलिस्तान को दुनिया की अंजीलों में से एक समझा। फॉर क्योंकि he found in it, उसने इस किताब में पाया यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी जनरलिटी, हमागिरियत को, ऑफ मॉरल लॉ, अखलाकी कानून की। क्योंकि उसने इस किताब में अखलाकी कानून की आलमगीरियत को पाया। द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश, लातीनी और अंग्रेजी जुबानों में तर्जमा शुदा गुलिस्तान became love for the people, became love mean became favorite book for the people, लोगों के लिए पसंदीदा किताब बन गई। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, इस बात पर गौर करना दिलचस्पी का बायस है, दैट इंग्लिश स्कॉलर्स के अंग्रेज उलमा या फजला ने यूज्ड इस्तेमाल किया सादीस ट्रांसलेटेड पैराबल्स, सादी की तर्जुमा शुदा हकायात को इन देयर डिवाइन बुक्स, अपनी मुकद्दस किताबों में। इस बात पर गौर करना दिलचस्पी का बायस है कि अंग्रेज फजला या उलमा ने सादी की तर्जमा शुदा हकायात को अपनी मुकद्दस किताबों में इस्तेमाल किया। आई मीन उनके रेफरेंसेस इस्तेमाल किए। टिल इट वाज डिस्कवर्ड, हत्ता कि ये मालूम कर लिया गया, टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि ये तो अंग्रेजी तर्जुमा है, ऑफ अ लैटिन वर्जन, लातीनी बयान का, ऑफ पर्शियन ओरिजिन, फारसी मार्कस के, मार्कस कहते हैं असल। तो असल में ये फारसी में लिखी गई, बाद में लैटिन लैंग्वेज के अंदर उसका वर्जन आया। वर्जन थोड़ा सा जो मोल्ड किया गया पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बल्कि चेंज किए गए, जबकि ट्रांसलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। इसलिए वर्जन के लिए आप बयान लिखेंगे और ट्रांसलेशन के लिए तर्जुमा लिखेंगे। मैं दोबारा से करती हूँ। हत्ता कि ये मालूम कर लिया गया कि ये तो फारसी मार्कस के लातीनी बयान का एक अंग्रेजी तर्जुमा है। अब मैं शुरू से स्लाइड्स को दोबारा पढ़ रही हूँ। शेख सादी एक अजीम हकायतगो थे। एमरसन ने कहा वो तमाम अकवाम से हम कलाम होते हैं और हमेशा ही जदीद ख्यालात पेश करते हैं। उसने गुलिस्तान को दुनिया की अंजीलों में से एक समझा या पाया, क्योंकि उसने इस किताब में अखलाकी कानून की आलमगीरियत को पाया। लातीनी और अंग्रेजी में तर्जमा शुदा गुलिस्तान लोगों के लिए पसंदीदा किताब बन गई। इस बात पर गौर करना दिलचस्पी का बायस है कि अंग्रेज उलमा ने सादी की तर्जुमा शुदा हकायात को अपनी मुकद्दस किताबों में इस्तेमाल किया, हत्ता कि ये मालूम कर लिया गया कि ये तो फारसी मार्कस के लातीनी बयान का एक अंग्रेजी तर्जुमा है। मतलब उन्होंने तो ये इसलिए इस्तेमाल किया ना कि शायद ये कोई हेवनली बुक है। बाद पता चला ये हेवनली नहीं है, बल्कि एक पर्सन, एक इंसान की लिखी गई किताब है और पर्शियन लिटरेचर से। एडवर्ड आर्नल्ड आ सकता है क्वेश्चन। एमरसन का भी मोर शॉर्ट से प्रिपेयर करना होगा कि एमरसन ने क्या कहा और एडवर्ड आर्नल्ड ने क्या कहा, किसके बारे में? गुलिस्तान के बारे में, राइट। एडवर्ड, अच्छा, एमरसन ने किसके बारे में कहा था? शेख सादी के बारे में। और एडवर्ड आर्नल्ड का क्वेश्चन किसके बारे में था कि उसने गुलिस्तान यानी किताब के बारे में क्या कहा? दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। एडवर्ड आर्नल्ड हैज एप्टली डिस्क्राइब्ड, एडवर्ड आर्नल्ड ने एक्चुअली कहते हैं राइटली बजा तौर पर डिस्क्राइब्ड बयान किया है गुलिस्तान किताब को इन कुलिनरी टर्म्स, कुलिनरी ऑफ किचन या ऑफ कुकिंग कह सकते हैं, खानादारी के इस्तेलाहात में इतनी पावरफुल एंट्री ना दिया करें। मुझे फौरी तौर पर आपका पेज छोड़ के
आपकी तरफ आना पड़ता है और स्टिल 59 ही है, इससे ज्यादा बच्चे नहीं है। कहने माइक की तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ। बेशक बेशक हम आप सल्लल्लाहु के उम्मती हैं और हमारे लिए ये बड़ी क्रेडिट की बात है कि हम आपकी उम्मती हैं और उनके रहमत के साए में हैं। लेकिन याद रखें, हर चीज का एक मुकाम, एक पर्पस होता है। म्यूट तो मैंने कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपना माइक अनम्यूट करने से पहले ये केयर कीजिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि हर काम को अपने वक्त पर किया करें। आप इस चीज से आगे पीछे नहीं हो सकते। तो कभी भी अपनी क्लास के दौरान इस तरह की डिस्टर्बेंस में, मैंने अथॉरिटी सिर्फ माइक अनम्यूट करने की इस मकसद के लिए दी होती है कि जब आपका क्वेश्चन हो तो आपको डिस्टर्बेंस ना फेस करनी पड़े। लेकिन आप इन कंट्रास्ट मेरे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ये आपके लेवल से मैच करने वाली चीज नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अभी अटेंडेंस मेरे पास 60 थे, तो मैंने फाइनल उनकी अटेंडेंस डाउनलोड की है और इसी अटेंडेंस स्क्रीन में अब आपकी लगा दूंगी ताकि किसी बेटी को प्रॉब्लम ना हो। और ये 111 का टाइम ओके हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। एडवर्ड ऑल्डर ने बजात तौर पर गुलिस्तान को खानादारी की टर्म्स कहते हैं, इस्तिलाहात कंडीशंस में बयान किया, एज यू बयान किया कैसे, एन इंटेलेक्चुअल पिलैफ, इंटेलेक्चुअल स्कॉलरली, कि ये तो दानिशवराना, पिलैफ बेसिकली एक डिश है जो कि वेजिटेबल्स, चिकन और राइस के मिक्स करने से बनती है, और चूंकि हमारे कल्चर में पुलाव का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे मिलता जुलता है, इस वजह से हम कह सकते हैं एक दानिशवराना पुलाव है, अ लिटरेरी करी, एक अदबी सालन है, अ कबाब ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस। वर्सटाइल हम अगीर को कहेंगे, वो जो यूनिवर्सैलिटी वाला पॉइंट, आपने यूनिवर्सल कह सकते हैं इसको। जीनियस कहते हैं जी विजडम को, इंटेलिजेंस को, सगेस्टी को। हमागीर जहानत का एक कबाब है। मैं रिपीट करती हूँ चूंकि ये एडमंड आर्नल्ड के क्वेश्चन में भी आएगा। एडमंड आर्नल्ड ने खानादारी की इस्तिलाहात में गुलिस्तान को बजा तौर पर यूं बयान किया है, और आगे इन्वर्ट कॉमास आप स्टार्ट करेंगे, दानिशवराना पुलाव, एक अदबी सालन, हमागीर जहानत का एक कबाब है। द रीडर्स आर श्योर टू नहीं एंजॉय। मैम, जी जी बेटे। ये आपने खानादारी क्या कहा था? की खानादारी इस्तिलाहात में, ओके, खानादारी की इस्तिलाहात। इस्तिलाहात में, हाँ जी बिल्कुल ओके। ओके द रीडर्स कारीन यानी पढ़ने वाले, आर श्योर टू एंजॉय यकीनन लुत्फ अंदोज होते हैं, दीज पैराबल्स इन हकायात को पढ़कर, एज फूड फॉर थॉट, सोच को जिला बख्शने वाली गजा। अब सोच को जिला, जिला मतलब निखार, ठीक है, दोनों तरह से आ सकता है। कारी यकीनन इन हकायात को, सोच को निखार बख्शने वाली गिजा या सोच को जिला बख्शने वाली गिजा के तौर पर इस्तेमाल करके लुत्फानंदोज होते हैं। यकीनन के लफ्ज को ना लुत्फानंदोज के साथ कर लेते हैं, क्या बनेगा? कारीन इन हकायात को सोच को जिला बख्शने वाली गिजा के तौर पर इस्तेमाल करके यकीनन लुत्फानंदोज होते हैं। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था, और ये जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ ही है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा अपनी वर्डिंग में। लेकिन आगे जो पैराबल्स है वो बहुत इजी है। लेकिन मसला ये है कि आपके पास्ट 5 years पेपर्स में अगेन एंड अगेन ये फर्स्ट पैरा ही है जो बार बार आया है, बाकी जगहों से कम ही है। तो इस वजह से आपको प्रिपेयर इसे सही से करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट पैराबल स्टार्ट करते हैं। Once a king and a Persian slave. नहीं मैम, पर्शियन, जी बेटे। हकायात कैसे लिखते हैं? वो जो हुक्के वाली हे होगी ना, उससे शुरू करेंगे और आगे काफल का, जैसे जीम का वाली की या के लिखते हैं। हाथी वाली? जीम चे हे वो वाली जो है ना, वो वाली है। और काफ उससे और लंबे आगे वाला? काफ, किताब, किताब वाला जैसे का ओके, लिखते हैं, हाँ जी ठीक है। ठीक है ठीक जी, है। और आगे ये थे वैसे जैसे आयत होती है, ठीक है जी। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह और एक अरानी गुलाम वर सेलिंग, बहरी सफर कर रहे थे, इन द सेम बोट, एक ही कश्ती में। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह और एक ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में बहरी सफर कर रहे थे।
द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, वो गुलाम ने कभी बहरी सफर ना किया था। बहरी कह सकते हैं या समुद्री, क्योंकि दोनों का ताल्लुक पानी से है तो इस वजह से दोनों से आ सकते थे। गुलाम ने कभी समुद्री सफर ना किया था। नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी। कैलेमिटी क्या होता है जी? डिजास्टर होता है, मिसहैप होता है, मुसीबत, परेशानी, मुश्किल। और ना ही कभी किसी मुश्किल का सामना किया था या मुसीबत का सामना किया था। रिपीट कर लेते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह और एक ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में बहरी सफर कर रहे थे। गुलाम ने कभी समुद्री सफर ना किया था और ना ही कभी किसी मुसीबत का सामना किया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद, द बोट वाज हिट बाय अ स्टॉर्म, कश्ती एक तूफान की जद में आ गई। जद, जे, रे जे वाला जे और आगे दाल। कश्ती एक तूफान की जद में आ गई एंड स्टार्टेड टोजिंग। टोजिंग मतलब शेकिंग, स्वेइंग, और हचकोले खाने लगी। हचकोले, हे वो जो है वाला होता है एंड से, वो वाला हे लेना। चे है और काफ किताब वाला है और आगे वाव है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कैसे लिखेंगे। कुछ मैम देर या कुछ वक्त जी, झटके नहीं लगते? झटके, बिल्कुल ठीक है जी, वो भी लिख सकते हैं। मैं रिपीट करने लगी हूँ। कुछ वक्त गुजरने के बाद कश्ती एक तूफान की जद में आ गई और झटके खाने लगी, झटके लेने लगी या हचकोले खाने लगी। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स। इनकन्वीनियंट, वेरी ट्रबलसम। पैसेंजर्स, ट्रेवलर्स। ये बात मुसाफिरों के लिए बेआरामी का बायस बनी। आई मीन इनकन्वीनियंस बेआरामी को कहेंगे, बेआरामी का बायस बनी। All remained quiet, silent, peaceful. तमाम मुसाफिर चुप रहे, except the slave, सिवाय गुलाम के। सिवाय गुलाम के तमाम मुसाफिर खामोश रहे। Who in fear, जिसने खौफ से of being drowned, डूब जाने के, began to cry and tremble, चीखना और कांपना शुरू कर दिया। तमाम मुसाफिर खामोश रहे, सवाए गुलाम के, जिसने डूब जाने के खौफ से चिल्लाना और कांपना शुरू कर दिया। एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए बेआरामी पैदा की। द अदर्स ट्राई टू पैसिफाई हिम। पैसिफाई, कंसोल करना, सोलेस करना, तसल्ली देना। दूसरों ने उसको तसल्ली देने की कोशिश की बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन, नरमी और शफकत से। दूसरे मुसाफिरों ने नरमी और शफकत से उसको तसल्ली देने की कोशिश की। बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी, मगर उसने किसी की एक ना सुनी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड, जब परेशानी तूल पकड़ गई, तूल तवील जैसे लफ्ज लिखते हैं ना, उसी से है। द किंग ऑल्सो बिकेम डिस्प्लेस्ड, अनहैप्पी, तो बादशाह भी नाखुश हो गया। जब ये बेआरामी तूल पकड़ गई या तवील हो गई, तो बादशाह भी नाखुश हो गया। ओके क्लास, आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ सके हैं। इससे ज्यादा आगे इजी है तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये स्टोरी ही प्रॉपरली वाइंड अप है।